गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, देश के महान भाव लोग, दुनिया के सबसे अच्छे बच्चों, कोरोना के शूरवीरों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्लैब। आरसीसी का लास्ट टॉपिक शुरू होने जा रहा है स्लैब। आरसीसी अपने चरम पर है, ठीक है। सर पीटी बराबर एएसटी अपान एसटी बता दीजिएगा। पीटी बराबर एएसटी अपान बीडी होता है भैया, ये पर विक्की जी पीटी बराबर एएसटी अपान स्मॉल एएसटी बता दीजिए, ये क्या है? परसेंटेज ऑफ स्टील नहीं होता, नंबर ऑफ बार का फार्मूला होता है। नंबर ऑफ बार का फार्मूला होता है कैपिटल एएसटी अपान स्मॉल एएसटी का। नंबर ऑफ बार का फार्मूला होता है कैपिटल एएसटी अपान स्मॉल एएसटी, ठीक है। सही है, चलते हैं। किसका? डबली का डिजाइन, सत्यम गुप्ता। डबली के डिजाइन की प्रॉब्लम सारी, अगर जितनी प्रॉब्लम बताई गई उसके बाद अगर डबली की डिजाइन की प्रॉब्लम हमने नहीं कराई हो तो कहिएगा। डबली की डिजाइन की प्रॉब्लम दूसरे तरीके से होती है, जिस तरीके से होती है उस टाइप का एक क्वेश्चन कराया गया है। डबली में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चन कराए गए थे जब डबली पढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस में लाइए, क्वेश्चन नहीं होते तो हमसे मिलिए। जितनी चीजें आपको सॉर्टेड दी जा रही हैं बस उतने पे फोकस रहिए, उतने में सारी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्लैब पढ़ेंगे। क्या? स्लैब पढ़ेंगे। स्लैब की परिभाषा समझ लेते हैं। किसी ओपन स्पेस को ढकने के लिए, किसी ओपन स्पेस को ढकने के लिए जो संरचना बनाई जाती है, जो पट्टी नुमा एक पतली सी परत बिछाई जाती है अथवा संरचना बनाई जाती है, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इंद्र प्रताप सिंह, पहले आप ये बता दीजिए कि क्या आपने पूरी क्लास ली है हमारी? क्वेश्चन में डिजाइन के भी क्वेश्चन कराए गए हैं सत्यम जी, आप देख लीजिए। अगर आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं तो हमसे आप मिलिएगा। अब क्वेश्चन आपके सारे डाउट ही क्लियर किए जाएंगे, सिलेबस खत्म है। सारी चीजें बताई गई हैं, ऐसे मत करिए कि हाँ वहाँ कंसंट्रेट। चलिए जो चीजें नहीं पढ़ाए, ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। ठीक है, स्लैब की परिभाषा समझ लेते हैं। आप कंसंट्रेट हो जाइए, इसे कमेंट बॉक्स में हो जाता है बहुत ज्यादा।
किसी ओपन स्पेस को ढकने के लिए, ओपन स्पेस को ढकने के लिए जो पतली नुमा चादर नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, चादर नुमा स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे स्लैब कहते हैं, उसे स्लैब कहते हैं, उसे स्लैब कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसे स्लैब के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैब के नाम से जानते हैं। कह लीजिए ओपन स्पेस को ढकने के लिए जो चपटी स्ट्रक्चर, एक चपटी स्लैब का, चपटी स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाता है, चपटी पट्टी का निर्माण किया जाता है, तो उस प्रकार की पट्टी या संरचना को हम क्या बोलते हैं? स्लैब का नाम देते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, स्लैब की थिकनेस कितनी रखी जा सकती है, मोटाई कितनी होती है? 90 टू 300 mm के बीच में रखी जा सकती है स्लैब की मोटाई। ज्यादा अधिक मोटाई नहीं रखी जाती है, ज्यादा अच्छी मोटाई नहीं रखी जाती है। ठीक है, ज्यादा अधिक मोटाई नहीं रखी जाती है। इसे आप 150 टू 200 mm, मिनिमम 150 मान के चलिए और 200 mm कंसीडर करते हुए, मानते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, स्लैब की परिभाषा हो गई। स्लैब हो गई ना, स्लैब हो गई, स्लैब हो गई ना, स्लैब की परिभाषा हो गई। ठीक है, हमें स्लैब में क्या पढ़ना है? स्लैब कई टाइप्स की होती हैं, स्लैब कई तरीके की होती है, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, कॉन्टिन्यूअस स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब, कई तरीके की होती है। लेकिन हमें पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। क्या पढ़ना है? 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। 1 वे स्लैब, एकल दैशिक स्लैब, एकल दैशिक स्लैब। अब आ जाइए टॉपिक पे, कमेंट बॉक्स से निकलते हुए सीधा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, एकल दैशिक स्लैब, द्विदैशिक, द्विदैशिक स्लैब, द्विदैशिक स्लैब। लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब। समझिएगा, परिभाषा समझते हैं। माना ये एक कमरा है, देखिए ये कमरा है जिसकी लंबाई LX और जिसकी चौड़ाई LY है। ठीक है, आर्किटेक्चर की सोम की क्लास तो अभी नहीं चलती, अगर होगी तो चल जाएगी। क्या है सोम? तो क्या इस सेमेस्टर में है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में क्या सोम? अभी इस पे बाद में बात करते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इधर देख लीजिए, दिमाग इधर उधर हो जाएगा, सारी चीजें नहीं उतने फ्लो से जा पाएंगी, तो प्लीज इधर कंसंट्रेट रहने दीजिए, हम भी बेस्ट दे दें अपना। चलें, अब किसी तरीके का कोई कमेंट नहीं होना चाहिए, दिमाग उधर डिस्टर्ब ना होने पाए। स्लैब की परिभाषा हो गई। स्लैब हमें डिस्कस करना है, 2 तरीके का स्लैब है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब पढ़ना है। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब पढ़ना है, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब पढ़ना है। परिभाषा देखते हैं, जस्ट वेट। माना ये कमरा है जिसकी लंबाई LX और जिसकी चौड़ाई LY है। सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। परिभाषा से समझते हैं, परिभाषा पर ही ध्यान दीजिएगा। माना LX और LY, इस कमरे की माप, इस कमरे की माप क्या है? इस कमरे की माप क्या है? माना यह 6 मीटर का कमरे है, लंबाई और चौड़ाई 2 मीटर की है। ठीक है, चौड़ाई क्या है? 2 मीटर है। जब कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात,
जब कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक हो जाए, जब कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक हो जाए तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वन वे स्लैब कहेंगे। वहां पे वन वे स्लैब का निर्माण किया जाएगा, वन वे स्लैब का निर्माण किया जाएगा। देखिए ये कमरा 6 है और ये चौड़ाई 2 मीटर है, 6/2 करिए, ये मान 3 आया, तो ये क्या आया, मान 2 से अधिक आया। जब मान 2 से अधिक आए, किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, किसी कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात अगर 2 से अधिक आता है, 2 से अधिक आता है तो 2 से अधिक आता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वन वे स्लैब कहते हैं। अब यही कमरा है, अब यही कमरा है जिसका माप क्या हो गया, 3/2 का कमरा हो गया, 3/2 का कमरा हो गया। जब कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2 के बराबर अथवा 2 के बराबर अथवा 2 से छोटा हो, 2 के बराबर अथवा 2 के छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं, टू वे स्लैब का नाम दिया जाता है। जब कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक हो तो उसे वन वे स्लैब, अथवा जब कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2 के बराबर अथवा 2 से कम हो तो उसे टू वे स्लैब कहते हैं। परिस्थिति के हिसाब से एक एक एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया कि भैया ये कमरे की साइज क्या है, 3/2 का कमरा है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है, 1 से कम आ जाएगा तो वो क्या होगी, वहां पे टू वे स्लैब हो जाएगी, और यहाँ पे अगर वो आ रहा है तो वन वे स्लैब होगा। इतनी चीज समझ में आ गई तो थम्स अप करिएगा, इतनी चीज समझ में आ गई हो तो थम्स अप कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात, ठीक है। अगर समझ में आ गए तो आइए और भी डिस्कस करते हैं, इस चीज पे डिस्कस होता है और चीजें जानते हैं। भैया ये कह रहा है कि ये वन वे स्लैब है, वन वे स्लैब है, इस कमरे की माप क्या है, ये 6 मीटर है और ये 2 मीटर है, 2 मीटर है और 6 मीटर है। अब बताइए यहाँ पे भी स्टील स्लैब में कैसे डाली गई होगी छड़, ऐसे भी डाली गई होगी, ऐसे भी डाली गई होगी, ऐसे डाली गई होगी, ऐसे दोनों तरीके से डाली गई होगी। बताइए कि इसमें भार व्यवस्था कहाँ पाई जा रही है, भार व्यवस्था किस पे ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये दीवारें पास पास है ना, ये दीवार और ये दीवार क्या है, शॉर्टर वाली जो है उसकी स्पेनर क्या है, पास पास में है, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो जा रहा है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस दीवारों पे ज्यादा होगा, इस वाली दीवार पे, इस वाली दीवार पे और इस वाली दीवार पे। शॉर्टर स्पान की वजह से क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन अधिक कहाँ पे होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक इसी पे होगा क्योंकि ये पास पास में है, पास पास में है ना, है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन पास पास में होगा कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या बोला जाता है, नॉट अंडरस्टूड सत्यम गुप्ता। ठीक है, इसको इस तरीके से और समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया, परिभाषा समझ में आ गई हो भैया, ये ही था ना, यही है कमरा, ये 6 मीटर है, ये 2 मीटर है, यही तो कह रहा हूं। लीजिए मैं हाथ रख रहा हूं, हाथ है कि यही डस्टर रख रहा हूं, चलिए डस्टर इसके ऊपर लोड दे रहा है, लोड दे रहा है डस्टर, तो इस डस्टर का लोड किन दीवारों पे जल्दी स्थानांतरित होगा, इसका स्थानांतरण अगर यहां से मोमेंट पैदा होगी तो किन दीवारों पे अधिक पैदा होगी, किन दीवारों पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा, जो इसके पास करीब होगा ना, जो इसके करीब होगा उसी पे तो होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा। तो इसमें कहा क्या जाता है, वन वे स्लैब में लोड डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्टर स्पान पे होता है, शॉर्टर स्पान वाली पे होता है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे है ना, ये देखिए इसी पे हो रहा है,
तो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो भार जो होता है छोटी दीवारों पर स्थानांतरित होता है, छोटी दीवारों पे स्थानांतरित होगा। ठीक है, छोटी दीवारों पे स्थानांतरित होगा, और जब छोटी दीवारों पे स्थानांतरित होगा तो वहां पे क्या किया जाएगा, क्रैकिंग की जाएगी। ऐसे ही वहां पे दोनों दीवारों पे होगा। दो परिभाषा हो गई, 2 पॉइंट्स हो गए ना, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट समझ लीजिएगा, तीसरा पॉइंट समझ लीजिएगा। पहली परिभाषा ये थी, दूसरी परिभाषा ये बताई गई। अब तीसरी परिभाषा, तीसरी परिभाषा समझ लीजिएगा। तीसरी परिभाषा की जाए कि जब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटेड बार दोनों को क्रैकिंग किया जाए। क्रैकिंग का मतलब ये देखिए, ये हो गया, क्रैकिंग किया जाए। ये देखिए वन वे स्लैब है। जब मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटेड बार दोनों को क्रैकिंग किया जाए वो टू वे स्लैब कहलाती है। क्या कहलाती है, टू वे स्लैब कहलाती है। जैसे इसमें क्या किया गया, इसमें दोनों तरफ क्रैकिंग की गई, इसमें दोनों तरफ क्रैकिंग की गई, ये ठीक है, दोनों तरफ की क्रैकिंग की जाए। क्रैकिंग का मतलब इसमें दो दीवारों पर लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा बार सिर्फ उतने में डालनी पड़ेगी। इसमें भार लोड डिस्ट्रीब्यूशन चारों दीवारों पे हो रहा है, तो इसमें चारों पर माना जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि वन वे स्लैब में क्रैकिंग एक तरफ की जाती है मेन बार में, और टू वे स्लैब में मेन बार और डिस्ट्रीब्यूटेड बार दोनों को क्रैकिंग किया जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ हाँ बेंटअप किया जाता है। बेंटअप करना, क्रैकिंग का मतलब बेंटअप, ये चीज हो गई क्या, ये चीज। अच्छा ये फिगर बना लीजिए, फिर उसके बाद समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए यही है परिभाषा और फिगर, इस तरीके से आप समझ लीजिएगा। ये क्या है, 6x2 का कमरा है, और ये क्या है, 4x3 का है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एग्जामिनर को ज्यादा से ज्यादा नहीं, बस शॉर्टेड चीजें बतानी है आपको। कम लिख के अगर आप ज्यादा चीजें समझा दे रहे हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा कि कम, क्योंकि उस एग्जामिनर को एक कॉपी चेक करने में कम टाइम लगेगा तो उसका पैसा बनेगा ना। अब कहानी लिख दो, एग्जामिनर झल्ला आ जाए कि मतलब इतनी अच्छी कॉपी मिली हो, 2 कॉपी चेक करे हो, 12 रुपया भवा होते। ठीक है, ये चीजें हो गई, स्क्रीनशॉट हो गया। चले बेंटअप वन वे स्लैब में कहां पे किया जाएगा, मेन बार में बेंटअप किया जाएगा। वन वे स्लैब में बेंटअप कहां किया जाएगा, मेन बार में बेंटअप किया जाएगा। और नीचे जो बेंटअप किया जाएगा उसके नीचे आपको एक्स्ट्रा बार छोटा सा टुकड़ा डाला जाता है। ठीक है, ठीक है, वन वे स्लैब ही अब डिस्कस करने चल रहे हैं। अब हम लोगों को वन वे टू वे स्लैब की हो गई, स्लैब के साथ उसके पार्ट्स हो गए। अब हम लोग सीधा पे आते हैं पॉइंट ऑफ वन वे स्लैब। कंसंट्रेट रहिएगा, आपको सारी चीजें विक्की कंसंट्रेट रहेंगे तो हो जाएगी। गुड मॉर्निंग सर, शुभम यादव अलाउंस है आप लोगों को। अगले 2-3 दिन के अंदर डीएसएमएस की क्लास आप लोगों को मिलने शुरू हो जाएगी, अल्टरनेट मिलेगी। एमडब्ल्यूएफ में आरसीटी चलेगा। एमडब्ल्यूएफ आप लोगों की आरसीटी की क्लास खत्म हो गई है लगभग, सिर्फ डाउट सेशन चलेगा। 3 दिन हफ्ते में चलेगा आरसीटी की क्लास, और 3 दिन डीएसएमएस की क्लास। आप अपने सीनियर्स को भी बता देते हैं, सेकेंड ईयर वाले सीनियर्स को भी बता सकते हैं कि डीएसएमएस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, डिजाइन ऑफ स्टील मशीनरी स्ट्रक्चर। ठीक है,
अल्टरनेट चलेगी ये दोनों क्लासें। आरसीटी की अल्टरनेट होगी 3 दिन हफ्ते में। टीटीएस में समझ लीजिए या तो आरसीटी को एमडब्ल्यूएफ में चलेगी, एमडब्ल्यूएफ में चलेगी और डीएसएमएस टीटीएस में चलेगी। ठीक है, ठीक है। और ये प्रतापगढ़ वाले देख रहे हैं, और जहां भी जो जितने लोग हैं, अगर डीएसएमएस की अपने सीनियरों की रिक्वायरमेंट है तो आप एक बार गाइड कर सकते हैं डीएसएमएस के लिए। मिशन 15 डेज का होगा। मिशन 15 डेज टू 20 डेज, 15 से 20 दिन के अंदर पूरी खत्म करने का है डीएसएमएस। तो आप लोग पूरे उसके साथ तत्पर रहिएगा जितना जिसको जरूरत है। चलिए, ठीक है, ठीक है। आइए अपनी क्लास पे आते हैं। हम लोग वन वे स्लैब डिस्कस कर रहे हैं, वन वे स्लैब कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझिएगा विक्की जी, एग्जाम्पल समझिएगा। माना ये कमरा है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए। माना ये कमरा है 8x3 का है, 8x3 का एक हाल है, 8x3 का एक हाल है, जिसमें इसका 8x3 का अनुपात निकालेंगे। ये अनुपात क्या आएगा, मान क्या आएगा, 2 से अधिक आएगा। 2 से अधिक आ रहा है ये मान। तो वही परिभाषा है, जब क्या है, जब कमरे की लंबाई, जब कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई, तथा उसकी चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक हो, कमरे की लंबाई तथा उसकी चौड़ाई का अनुपात 2 से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसमें कौन सी स्लैब डाली जाएगी, वन वे स्लैब डाली जाएगी। वन वे स्लैब डाली जाएगी, वन वे स्लैब डाली जाएगी। ठीक है, वन वे स्लैब डाली जाएगी। परिभाषा क्लियर हो गई वन वे स्लैब की। अब कुछ भी नहीं बचना चाहिए, वन वे स्लैब डाली जाएगी। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, वन वे स्लैब में मेन बार को क्रैकिंग किया जाएगा, मेन बार को क्रैकिंग किया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, वन वे स्लैब में क्रैकिंग किया जाएगा। और दूसरी बात क्या कहना है कि इसमें भार व्यवस्था 2 दीवारों पे शॉर्टर स्पान पे होती है, लॉन्गर स्पान पे भार व्यवस्था नहीं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन नगण्य होता है। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या अब परिभाषा सबके जहन में घुस गई है? सुबह की क्लास में 30 लोग हो जाते हैं लाइव, ये आरसीटी की क्लास में पता नहीं क्यों इतना कम हो जाते हैं। आपके साथ अभी जब डाउट सेशन और असाइनमेंट का सेशन चलेगा ना, तो सारी चीजें अभी तो और क्लियर होनी है। अभी तो हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग 30-35 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट जो जा रहा है वो जाएगा ही जाएगा। वहां से मैं लिख के दे रहा हूं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए आते हैं सीधा, कहीं भटकने से अच्छा इधर चलते हैं। डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब, डिजाइन ऑफ वन वे स्लैब। सारी चीजें मैं टॉपिक शुरू होने से पहले ही आपको डिसाइड वो कर दे रहा हूं कि हम जब यहाँ पे कुछ थोड़ा परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होगी, सारी चीजें लिंटल और बीम की ही तरीके से होंगी। थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लिंटल और बीम की तरीके से होंगी, लिंटल और बीम की तरीके से होंगी। सिर्फ परिवर्तन यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ वेट कैलकुलेट करते समय, सेल्फ वेट कैलकुलेट करते समय ये फार्मूला वही होगा, LBH इंटू डेंसिटी। लेकिन वहां पे L बराबर 1 लेते थे, B बराबर मान रखते थे, लेकिन यहाँ पे B बराबर भी 1 लेंगे। स्लैब को 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर लंबा मानते हुए पूरे क्षेत्र में ऐसा पड़ा होगा, ऐसा एज्यूम किया जाएगा। कुछ भी नहीं है अलग से, सिर्फ यही एक पॉइंट अलग है। सारे फार्मूले वही हैं, सारे स्टेप वही है, सब कुछ वही है, थोड़ा सा परिवर्तन, सारी चीजें वही हैं। ठीक है, जैसे बीम है वैसे लिंटर है, और वही सेम है थोड़े से परिवर्तन के साथ। पहला स्टेप, किसी क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप, गिवन डाटा, गिवन डाटा, गिवन डाटा
ठीक है, कंसंट्रेट रहिएगा अपने साथ, आपके साथ अगर कंसंट्रेट रहे तो एक बार में समझ में आ जाएगा। गिवन डाटा, चाहे कुछ भी आ जाए, बीम आ जाए, स्लैब आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप कर लेंगे हर टाइप के क्वेश्चन को अगर दिमाग सही रहा तो। स्टेप सेकेंड, टू एज्यूम थिकनेस। टू एज्यूम थिकनेस, टू एज्यूम थिकनेस क्या होगा? टू एज्यूम थिकनेस, टू एज्यूम थिकनेस, बीम में स्लैब की बात हो रही है। स्लैब में हम थिकनेस 90 mm से लेके 300 mm के मध्य माप सकते हैं। किसी भी कंडीशन में मिनिमम कितनी होगी? 90 mm और मैक्सिमम 300 mm। लेकिन हमें क्या है, मिनिमम किसी डिजाइन करते समय मिनिमम 150 mm लेके चलना है। क्वेश्चन अगर हमें सेक्शन सेव करना है तो मिनिमम हमें 150 mm लेके चलना है। कितना? 150 mm स्लैब में लेके चलना है। ठीक है, क्या मान सकते हैं एज्यूम थिकनेस स्लैब के लिए? 90 to 300 mm हम मान लेते हैं। अगले स्टेप की तरफ, स्लैब का स्टेप नंबर 3, टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ। टू फाइंड इफेक्टिव लेंथ क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे? इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वही फार्मूले, L प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई टू प्लस थिकनेस ऑफ वॉल बाई टू और दूसरा L इफेक्टिव बराबर L प्लस D इफेक्टिव। क्या होगा? इन्हीं दोनों फार्मूले से हम क्या निकाल लेंगे? L इफेक्टिव का मान कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा इधर, इन दोनों में से ऑलवेज लेस देन क्या आएगा? ऑलवेज लेस देन कौन सा मान आएगा? L इफेक्टिव। ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रमाणित मिलता, मतलब क्वेश्चनों में ऐसा प्रमाणित होता है कि हमेशा मैक्सिमम कंडीशन में यही मान छोटा मिलता है। तो इसलिए हम चाहे तो इसको न निकाल के सीधा इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या? कैलकुलेट हो सकता है, मतलब यही होता है कि निकल जाता है क्या? इसका मान कम कैलकुलेट होता है। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो भैया स्क्रीनशॉट कीजिए और थम्स अप कीजिए। जी गुरुजी। ठीक है, ऐसा ठीक है, हो गया।
मिटा देना। स्लैब और बीम में क्या डिफरेंस होता है? वही बेसिक डिफरेंस होता है। वो क्या होती है? वो पाटन व्यवस्था होती है जो पूरे स्ट्रक्चर को पाटने का काम करती है, और उसकी थिकनेस क्या होती है? कम होती है, कम होती है। लेकिन क्या इसमें क्या है? इसमें क्या है? बीम में क्या होता है? बीम क्या होता है? उस स्लैब तथा उस पे आ रहे लोड को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसकी क्या होती है? उसकी थिकनेस, गहराई क्या होती है? अधिक होती है। उसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों डेवलप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? टेंशन ही डेवलप होता है, कंप्रेशन को नगण्य माना जाता है। मिटा देना। ठीक है, स्टेप नेक्स्ट है, थर्ड स्टेप हो गया। स्टेप 4, जहां पे परिवर्तन है लिंटल बीम से, यहीं पे छोटा सा परिवर्तन है, ध्यान दीजिएगा। टू फाइंड लोड, टू फाइंड लोड। पहला लोड क्या दिया होगा? लाइव लोड, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, लाइव लोड क्या आएगा? दिया रहेगा क्वेश्चन में, डिजाइन का क्वेश्चन है। और दूसरा क्या होगा? सेल्फ वेट। कोई भी इसके अलावा किसी तरीके की चीज दे रहती है और कुछ भी दिया रहता है, या मान लीजिए फिनिशिंग भी दिया रहता है, तो सेल्फ निकालने का फार्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच इंटू थिकनेस। यही तो होता है, यही तो होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिया था? वहां पे लिंटल और बीम में क्या लेते थे? एल बराबर ऑलवेज 1 मीटर लेते थे, एल बराबर ऑलवेज 1 मीटर लेते थे। लेकिन यहाँ पे एल बराबर और बी बराबर दोनों ऑलवेज 1 मीटर लेंगे। क्या लेंगे? एल बराबर बी बराबर दोनों ऑलवेज 1 मीटर लेंगे। क्यों लेंगे? कि ये पूरी स्लैब है, यही तो एक कमरा होगा, इसी में डाला गया होगा। यही तो है ना 6x4 का कमरा। अब इसी तरीके की पूरी मोटाई, कहीं ये नहीं होगा कि कहीं कुछ पतला डाला गया होगा स्लैब, कहीं मोटा डाला गया होगा, नहीं ना। तो हम हर परिस्थिति के लिए मान लेंगे कि 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी में जैसी स्लैब डाली गई होगी, वैसी पूरी स्लैब पूरे कमरे में डाली गई होगी। इसलिए हम क्या करेंगे? पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कंसीडर करेंगे। क्या? सेल्फ वेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? सेल्फ वेट। तो यहां पे दिखा दिया गया, एल एंड बी ऑलवेज क्या लिया जाएगा? 1 मीटर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, यहां पे हो गया। हो सकता है कभी कभी स्लैब में फिनिशिंग का लोड दिया रहे, या कुछ भी दिया रहे, कितने भी टाइप्स के लोड दिए रहे, सारे लोड क्या हो जाएंगे? सारे लोड आपके टोटल कर दिए जाएंगे। ये प्राप्त हो जाएगा टोटल लोड, टोटल लोड प्राप्त हो जाएगा। कुछ और भी दिया रहेगा, उसको भी इसी में लोड में ही कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, लोड को में कंसीडर कर लिया जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको लोड पता चल गया। अब फैक्टर लोड ज्ञात करने के लिए, फैक्टर लोड ज्ञात करने के लिए आपको 1.5 इंटू टोटल लोड कर देना है। क्या कर देना है? 1.5 इंटू टोटल लोड कर देना है। यहां से आपको फैक्टर लोड प्राप्त हो जाएगा। भैया स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट कीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, अगर अब आपको आरसीटी में कोई वो होती है तो वो मेरी फॉल्ट नहीं, आपकी फॉल्ट होगी, क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा और नहीं कुछ कर पाऊंगा। करने की कोशिश और भी आसान है, करूंगा, लेकिन इससे आसान भाषा में और आरसीसी नहीं पढ़ाई जा सकती। हर चैप्टर को एक दूसरे से रिलेट कर देना और सारी चीजें को रिलेट करके बता देना, अब उससे आसान नहीं हो सकता।
हो गया। चलिए ठीक है, लोड निकल गया। अब लोड के बाद आप क्या निकालते हैं, लोड के बाद आप क्या निकालते हैं, स्टेप 5 टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं या एमयू कैलकुलेट करते हैं, यही तो। ठीक है, ठीक है, टू फाइंड बेंडिंग मोमेंट एमयू कैलकुलेट करते हैं। एमयू बराबर क्या होता है, ऐसा कैसा लोड है, सिंपली सपोर्टेड मानते हुए इसे निकालेंगे। एमयू बराबर हमेशा WL²/8। किसकी, ये कौन सी है, फॉर सिंपली सपोर्टेड। अभी जब कैंटिलीवर अगर स्लैब पढ़ाई जाएगी तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें हो गई। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, सारी चीजें कॉमन जा रही हैं। टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ, टू फाइंड इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ बराबर एमयू बराबर एमयू लिमिट के या मैक्स के, यही ना। हम हमेशा लिख रहे हैं एमयू लिमिट के 3 फार्मूले, आप हमेशा जिसकी वैल्यू होगी, ये नहीं कि 415 लगा रहे हैं तो उसके लिए। ठीक है, एमयू बराबर 0.138 एफसी के BD², किसके लिए, फार 415 के लिए। ठीक है, या एमयू बराबर 0.149 एफसी के BD² फार 250 के लिए। देखिए ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए ये चीज कर रहे हैं कि एक वैल्यू लिख देते हैं। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डी बराबर ये वैल्यू निकालनी है। डी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एमयू अपान 0. जो भी लेके चले 0.138 एफसी के इंटू बी के, एफसी के इंटू बी के, एफसी के इंटू बी के। इतनी चीजें समझ में आ गई? अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो हाँ भैया थम्स अप। इतनी चीजें समझ में आ गई तो भैया थम्स अप कीजिएगा। समझ गए ना? बस एक बार और यहां से कंसंट्रेट होइएगा। हमने अभी B बराबर और L बराबर क्या लिया है, 1 मीटर और 1 मीटर लिया है। तो यहाँ पे देखिए B लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए B लिखा हुआ है ना, तो B बराबर 1 मीटर। यहाँ पे एमयू की वैल्यू एफसीके का मान 20 न्यूटन पर mm² होगा, तो यहाँ पे मीटर को 1000 mm में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्रोवाइड क्या करेंगे, B बराबर 1 मीटर और 1000 mm वैल्यू रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी, यही वैल्यू रखी जाएगी। क्या यहाँ पे रखा जाएगा, मान B का 1000 mm रखा जाएगा। परिवर्तनशील के हिसाब से यहाँ पे यही मान रखा जाएगा। क्या, और हमने लिंटर और स्लैब में क्या किया था, B का जो मान होता था
जो चौड़ाई होती थी हम उसे लेते थे, लेकिन यहाँ पे b बराबर हम 1000 कैलकुलेट करेंगे। भैया जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। जो सिलेबस में है उसके चक्कर में नहीं है, फिर आगे इधर उधर। हो गया ना, ये चीज समझ गए ना आप लोग कि बी क्या रखा जाएगा, बी बराबर 1 मीटर या 1000 mm। ये चीज क्लियर हो गई ना। हम क्या परिवर्तन हो रहा है, हमने अभी वहां लोड में एक परिवर्तन हुआ, बी बराबर 1000 mm 1 मीटर रखा गया, और यहाँ पे बी बराबर परिवर्तन किया गया। सारी चीजें वही हो रही हैं। ठीक है सर, अभी इसको भी पढ़ा दे रहे हैं, इसको पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। जब कोई चीज दिमाग में चल रही है उसको चलने दीजिए। ये चीज क्लियर हो गई ना आपको? बस यही परिवर्तन है छोटा सा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थम्स अप कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थम्स अप कर दीजिएगा। और ये डी बराबर क्या, डी रिक्वायर्ड का मान, डी रिक्वायर्ड इज ऑलवेज लेस देन आएगा, ऑलवेज लेस देन डी अवेलेबल के, डी अवेलेबल के। तो सेक्शन कैसा होगा, सेक्शन सेफ होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। सर को गुस्सा ही तो नहीं आती है। अच्छा, नहीं, गुस्सा इस बात का आता है कि कोई टॉपिक अगर पढ़ाया जा रहा है, आप पहले उसका 100, मैं आप लोगों के साथ वार्तालाप लास्ट में जरूर करता हूं, ठीक है। आप उस समय जो भी प्रॉब्लम है उस समय हमसे शेयर करिए। अब कोई टॉपिक चल रही है वही चीज वहां पे, अगर आपको ये चीज आ जाएगी तो उसमें है क्या, कुछ परिवर्तन, थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट इधर उधर कर देना है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो गया, सब कुछ हो गए। स्टेप नेक्स्ट, टू फाइंड एएसटी कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे दो बार पड़ी है, एक मेन बार एक डिस्ट्रीब्यूटेड बार। तो यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टू फाइंड मेन बार, मेन बार एएसटी, एएसटी बराबर कैलकुलेट करेंगे। हाँ, हमेशा सही बोलती है, सही 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 है। एएसटी बराबर क्या होता है, आपको एक फार्मूला, टीयू बराबर दो मेथड बताए गए थे, टीयू के 0.36, एफसी के एफसीयू इंटू बी बराबर 0.87, एफ वाई एएसटी के। यहां से एफसीयू का मान कैलकुलेट कर लीजिए, 0.87 एफ वाई एएसटी डिवाइडेड बाय 0.36 एफसी के इंटू बी के, ये मान, ठीक है। और एमयू का मान होता है 0.87 एफ वाई एएसटी डी माइनस 0.42 एक्सयू के। यहाँ पे एक्सयू का मान पुट करके यहाँ से एएसटी निकाल सकते हैं मेथड फर्स्ट से। किस मेथड से, मेथड फर्स्ट से, ठीक है, मेथड फर्स्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, मेथड फर्स्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड होता है सेकंड मेथड, सेकंड मेथड होता है
क्या होता है, सेकेंड मेथड होता है क्या, पीटी का फार्मूला क्या होता है, पीटी का फार्मूला क्या होता है 0.414। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, याद है आप लोगों को, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस उसी पे है। कमेंट बॉक्स में हमें पीटी का फार्मूला चाहिए। पीटी बराबर क्या होता है, पीटी बराबर 0.414। जल्दी से बता दीजिए, हम देखना चाहते हैं आप लोग याद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं बताएंगे तो नहीं लिखेंगे, रोज चिल्लाते हैं आप लोग, बताते ही नहीं, हम नहीं लिखेंगे। काफी पेज पलटा जा रहा है। बताइए, पीटी का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील। अरे तो बताइए, टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील देख लीजिए, यही है, आप लोग नहीं बता रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं। पीटी बराबर होता है 0.414 एफ सी के इंटू एक्सयू मैक्स। किसी भी मेथड से निकाल लीजिएगा, चाहे तो इससे चाहे तो इससे। 0.414 एफ सी के इंटू एक्सयू मैक्स डिवाइडेड बाई एफ वाई इंटू डी के। एफ वाई इंटू डी के, यहां से पीटी का मान निकल जाएगा इंटू 100 करके, परसेंटेज ऑफ स्टील। दूसरा फार्मूला पीटी का होता है AST अपान BD इंटू 100 के। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे किसका मान, AST का मान कैलकुलेट कर लेंगे। किसका मान कैलकुलेट कर लेंगे, AST का मान, ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ प्रभु हे नाथ, हे भगवान, हे भोलेनाथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया स्क्रीनशॉट। काहे यहाँ पे आरसीटी की क्लास में आप लोग पता नहीं क्यों इतनी स्ट्रेंथ कम है, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए, AST का मान पता चल गया। हम वहां पे नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते थे, कहां पे, नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते थे, कहां पे, बीम और लिंटल में। बीम और लिंटल में नंबर ऑफ बार कैलकुलेट किया जाता है, लिंटल में बार कैलकुलेट किया जाता है, बट यहां पे स्पेसिंग कैलकुलेट की जाएगी, स्पेसिंग कैलकुलेट की जाएगी। AST निकल गया, स्पेसिंग कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे स्पेसिंग क्या होगा, मेन बार का, किसकी बात हो रही है, मेन बार की बात हो रही है। मेन बार की स्पेसिंग क्या होगी, स्पेसिंग क्या होगी, टोटल एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील अपान टोटल एरिया ऑफ स्टील अपान क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ स्टील अपान, सॉरी, स्पेसिंग का फार्मूला होगा
एरिया ऑफ वन बार, एरिया ऑफ वन बार एरिया ऑफ स्टील के, टोटल एरिया ऑफ स्टील इंटू बी मतलब 1000। स्पेसिंग का पहला बन गया। स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे कि भैया यही तो था 1/1 का मान के चल रहे हैं, अब इसमें कितनी नंबर बात कितनी स्पेसिंग पे पड़ी है सरिया, इस चीज की बात करते हैं। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, यही तो है ना। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ बार नहीं कैलकुलेट करना, हमें ये देखना है कितने कितने दूरी पे कैलकुलेट करके डाली गई हैं, जो छड़ें डाली गई ऐसे ही तो डाली गई होंगे, ऐसे ही तो डाली गई होंगे, ऐसे ही तो डाली गई होंगे। तो हमने कहा कि मेन बार के रूप में हमने 12 mm की 5 बार प्रयोग की, 12 mm 5 बार का छड़ प्रयोग किया। तो एरिया ऑफ वन बार क्या हो गया, एरिया ऑफ वन बार जितने एमएम का प्रयोग किए हैं π/4 फाई का स्क्वायर, π/4 फाई का स्क्वायर इंटू 1000। पर मीटर की बात हो रही है तो पर मीटर मतलब 1000, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल AST के। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, स्पेसिंग कैलकुलेट हो जाएगा, स्पेसिंग कैलकुलेट हो जाएगा। क्या बातचीत हो रही है आप लोगों की, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बात हो रही। किरण जी आपकी, शिवानी उसमें, और रागनी, क्या बात हो रही है। विक्की जी समझ में आया, विक्की। जैसे आपने क्या निकाल लिया फिर से समझ लीजिएगा, जैसे कैपिटल AST का मान, एरिया ऑफ स्टील का मान आ गया 1400 समथिंग या 700 आ गया, 700 आ गया। टोटल AST आया पर मीटर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ाई में 700 डाला गया, 700 डाला गया, 700 आ गया, 700 आ गया ना, 700 आ गया, 700 मीटर आ गया, 700 mm स्क्वायर आ गया पर मीटर में। अब इसमें जो डाली गई है कितनी कितनी दूरी पे डाली गई, हमने कहा कि ये जो छड़ है 12 mm 5 बार की प्रयोग कर रहे हैं, 12 mm 5 बार की प्रयोग कर रहे हैं। तो स्पेसिंग बराबर क्या होगी, स्पेसिंग अंतराल बराबर होता है, अंतराल हो जाएगा, अंतराल बराबर छड़ का क्षेत्रफल, एक छड़ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गुणे 1000 मीटर में तो mm में, डिवाइडेड बाई कुल क्षेत्रफल के, किसके, कुल क्षेत्रफल के होगा, किसके होगा, कुल क्षेत्रफल के होगा। ठीक है, हो जाए, हो समझ में आ गया विक्की। हमारे स्टूडेंट होते क्लास के ना तो हम बहुत मारते हैं। समझ गए ना। चलिए भैया, हाँ वही AST है। तो यहां से पहली स्पेसिंग कैलकुलेट हो जाएगी, पहली स्पेसिंग कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतनी हो गई। दूसरा फार्मूला स्पेसिंग का कैलकुलेट करने का, भाई 10 मिनट क्लास अगर आप लोग रहेंगे सही से तो हम चलाएंगे, अन्यथा की स्थिति में यहीं पे हम रोक देंगे। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर बार बार उसको समझा रहे हैं, फिर उनसे। चलिए अब नहीं देखेंगे, सीधा स्पेसिंग निकालने का ये फार्मूला हो गया। दूसरी वैल्यू स्पेसिंग निकालने की
3 इंटू डी हो गई। डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ जो हमने माना है, इफेक्टिव थिकनेस या इफेक्टिव डेप्थ। और तीसरा मान क्या है, 300 mm। 300 mm क्या है, 300 mm। इन तीनों में से जो मान क्या होगा, विचलेस होगा, वही प्रोवाइड किया जाएगा मेन बार के रूप में, वही प्रोवाइड किया जाएगा मेन बार के रूप में, वही प्रोवाइड किया जाएगा मेन बार के रूप में। अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड बार। कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटेड बार, एएसडी के डिस्ट्रीब्यूटेड बार कैलकुलेट करेंगे, एएसडी कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकालेंगे, देख लीजिएगा। एएसडी का मान क्या होता है, अगर प्लेन बार प्रयोग की गई है, प्लेन बार के रूप में प्रयोग करेंगे, प्लेन बार प्रयोग करेंगे तो एएसडी बराबर होता है 0.12 परसेंटेज ऑफ बीडी। परसेंटेज ऑफ बीडी मतलब परसेंटेज ऑफ बीडी का 0.12 परसेंटेज ऑफ बीडी का, तो बी यहाँ पे कैपिटल डी होगा, ठीक है। 0.12 इंटू बी डी, सॉरी, इंटू 100, क्या होगा 0.12 इंटू 100, क्या लिख रहा हूं यार, प्लेन बार अगर प्रयोग करेंगे तो एएसडी बराबर होगा 0.12 इंटू परसेंटेज ऑफ बीडी का परसेंटेज, तो 0.12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू बी इंटू डी के, ये जो मान आएगा वही एएसडी प्रयोग करेंगे। अगर एचवाईएसडी बार का प्रयोग हुआ है, एचवाईएसडी बार का प्रयोग हुआ है, गलत हो रहा है, प्लेन बार में 15 होता है, प्लेन बार में 15 होता है और एचवाईएसडी में 12 होता है, प्लेन बार में 15 होता है। एचवाईएसडी का है तो 0.12 परसेंटेज ऑफ बीडी के, ये क्या होगा 0.12 इंटू 100 गुणे बीडी के, ये किसके अनुसार है, आईएस कोड के अनुसार, आईएस कोड 456/2000 के अनुसार, ठीक है। अगर प्लेन बार प्रयोग कर रहे हैं तो 0.15 परसेंटेज ऑफ बीडी होगा, अगर एचवाईएसडी प्रयोग कर रहे हैं तो 0.12 परसेंटेज ऑफ बीडी होगा। क्या होगा, 0.12% ऑफ बीडी होगा, ये होगा। यहां से आपको किसका मान पता चल जाएगा, एएसडी डिस्ट्रीब्यूटेड बार। क्यों, एक ये मेन बार डाले हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऊपर से डाले हैं, तो यहां से ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो इतना नोट कर लीजिए, नोट करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आप लोगों का पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, चलिए कोई नहीं, अब हम डीएसएमएस पढ़ा देते हैं, आप तो पढ़ाएंगे ही नहीं। कल सत्यम सवाल कराएंगे तब बता देंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे बता देंगे, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा बातचीत हो रही है ना, मतलब अब क्लास को कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा है। चलिए देख लीजिए, एएसडी का मान कैलकुलेट कर लिया हमने, एएसडी का मान कैलकुलेट कर लिया। अब उसकी स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला होगा। मान लिया कि हमने 10 mm एएसडी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड 10 mm 5 बार यूज किया, 5 बार यूज किया, ठीक है, 5 बार यूज किया, 10 mm 5 बार यूज किया, तो वही π/4 5 स्क्वायर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल एएसडी के, यहाँ से एक मान प्राप्त होगा पहला। दूसरा मान क्या होगा, 5D
दूसरा और तीसरा मान क्या होगा 450 mm। कितने अच्छे से पढ़ाने का समझ के आइए, मतलब सुबह से चाहे खाना खाएं चाहे ना खाएं 100% देने की कोशिश की जाती है। कसम से बहुत इतना ज्यादा उलझन हो जाती है कि छोड़िए। विचलेस ठीक है, वो लिया जाता है। क्या है π/4 फाइव। यहां से जो मान कम होगा वो कैलकुलेट करके ASD रखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, यहां से स्पेसिंग कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप आप लोग चेकिंग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे और उसके बाद का स्टेप आप लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, 11 बज गया, आप लोग अब वो कर रहे हैं, इतना बातचीत कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। अभी तक एक अन्न का निवाला नहीं गया पेट में, आप लोग इतना ज्यादा वो करते हैं कि क्या मतलब है। चलिए ठीक है, हो गया है ना काम भर का आप लोगों का। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेकिंग कैसे करेंगे और फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद आप लोगों का, बाय।